राघव ने उसे बहुत आवाजें लगाई लेकिन उसने एक ना सुनी। इसे क्या हुआ सुनकर भी अनसुना कर दिया। राघव ने रिया से पूछा। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए चली गई। रिया ने कहा। तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ? राघव बेचैनी से बोला। कुछ ज्यादा नहीं, बस सिर में दर्द है। रिया ने कहा। ओ ठीक है, तुम ख्याल रखना उसका, मैं कल मिल लूंगा। राघव ने कहा तो रिया ने सिर हिला दिया। राघव को माए के लिए इतना परेशान देखकर रिया बोली। एक बात कहूँ राघव? हाँ बोलो। बुरा मत मानना लेकिन बहुत गलत जगह दिल लगा लिए हो। रिया ने कहा तो राघव उसे हैरानी से देखने लगा। क्या मतलब? राघव बोला। मतलब तुम जानते हो, मैं बस ये कह रही हूँ कि माही के दिल में तुम्हारे लिए वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हारे दिल में है। वो तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर तुम ये दोस्ती भी खोना नहीं चाहते तो माही के बारे में सोचना छोड़ दो। रिया ने सपाट लहजे में कहा। और तुम ये इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो कि माही के दिल में ऐसा कुछ नहीं है? राघव बोला। क्योंकि दोस्त है वो मेरी, दोनों साथ ही रहते हैं। ट्रस्ट मी राघव, उसके मन में तुम्हें लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। रिया गंभीरता से बोली। नहीं है तो हो जाएंगी, मैं अपने प्यार का एहसास उसे करा कर रहूंगा। राघव विश्वास से बोला। ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि वो तुमसे नहीं अपने। आगे के शब्द रिया के गले में ही रह गए। क्या कहने जा रही थी तुम? राघव ने उसे गहरी निगाहों से देखा। कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें सच दिखाना चाह रही थी लेकिन शायद तुम्हें सच्चाई देखनी नहीं है। जानबूझकर अपनी आंखें बंद करके रख रहे हो तो मैं क्या करूं? लेकिन इतना याद रखना, जब सच्चाई से सामना होगा ना तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। बोलते बोलते रिया के शब्द धीमे हो गए और वो वहां से चली गई। राघव जाती हुई रिया को देखकर मन में बोला। क्या कहना चाहती थी रिया जो बोलते बोलते रुक गई? रिया कमरे में आई तो देखा माही आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी थी। अरे माही, तू तो बड़ी जल्दी सो गई। चल कोई नहीं, सुबह फिर से क्लास एंड ऑल। फिर कैंप जाने की भी तैयारी करनी है, रिया ने कहा और वो भी अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। उसके लेटते ही माही ने आंखें खोल ली। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं समझ रही। बिना उन दोनों से बात किए मुझे कुछ भी अपने मन से नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है बात कुछ और हो, लेकिन दी तो इनसे मेरे सामने भी इतनी बात नहीं करती तो फिर। लेकिन उन दोनों की तो शादी पहले से तय थी, सगाई भी हो रखी थी। उनका रिश्ता पुराना था, वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ओ मेरा दिमाग सोच सोच कर फट जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, उन दोनों से ही साफ साफ पूछती हूँ कि बात क्या है, जो उन्हें ऐसे मुझसे झूठ बोलकर छिपकर मिलना पड़ रहा है। माही मन ही मन सोचने लगी। दो बूंद आंसू आंखों से निकलकर उसकी कनपटी को भिगो रहे थे। रात उसकी ऐसे ही ऊटपटांग ख्यालों में बीती। जब इंसान का मन अशांत होता है तो बहुत सी शंका कुशंकाएं हमें घेर लेती हैं। यही हाल इस समय माही का था। उसकी सोच को विराम लगा तब जब सुबह के करीब उसे नींद लगी। इधर कबीर माही को फिर से फोन कर परेशान हो गया। उसने अपने आदमी को फोन किया। उसने माही की कुशलता कबीर को बता दी तो कबीर को कुछ चैन आया। सर चलें, टाइम हो रहा है, सुमित ने कहा तो कबीर अपने प्राइवेट जेट में बैठ गया। माही और कबीर के बीच कई बातें अनकही ही रह गई। एक और जहां माही का मन कई शंकाओं से घिरा हुआ था, वहीं कबीर माही की इस मन स्थिति से बिल्कुल अनजान था। कबीर को किसी ज़रूरी काम से यूएस जाना पड़ा, यही बताने के लिए वो माही को बार बार फ़ोन कर रहा था। लेकिन माही अपने मन में उठ रहे सवालों के समुंदर में गोते लगा रही थी। आखिर कबीर ने माही के लिए एक मैसेज टाइप किया लेकिन फिर गुस्से से लिखा हुआ इरेज कर फ़ोन पटक दिया। कबीर का प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। 2 दिन बाद माही भी अपने ग्रुप के साथ मेडिकल कैंप के लिए राजस्थान के लिए रवाना हो गई। माही जहाँ आई थी, ये राजस्थान का एक पिछड़ा इलाका था जहाँ बंजारों की बस्ती थी। चारों तरफ दूर दूर तक फैला रेत का मैदान। यहीं माही के कॉलेज का मेडिकल कैंप लगा था। सभी के रहने की व्यवस्था टेंट में कर दी गई थी। माही जब से यहाँ आई थी काम में अपना ध्यान लगाने लगी। मन तो उसका उदास था ही। सोचा कि काम में मन लगाऊंगी तो कबीर के बारे में नहीं सोचूंगी। लेकिन जो सोचा वो होता कहाँ है। जितना सोचती कि कबीर के बारे में ना सोचूं, उतना ही ज़्यादा कबीर का ख्याल मन में आता। दिन भर काम करना और रात में बंजारों का गीत सुनना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। आधी रात के समय माही एक रेत के टीले पर बैठी चांद को तक रही थी। वहीं कुछ ही दूरी पर बंजारे गाना गा रहे थे। दिल ना किसी का जाए वे जान जाए तो जाए, प्यार ना किसी पर आए वे जान जाए तो जाए, फूलों में होते हैं शोले भी आग के, प्यार में गुजरती हैं रातें जाग जाग के, नींद ना कहीं उड़ जाए वे जान जाए तो जाए। बंजारों का गाना सुन सभी उनके पास चले गए और वहीं बैठकर गाना सुनने लगे। लेकिन माही वहीं रेत के टीले पर बैठी रह गई। माही को सबसे दूर बैठा देख राघव उसकी बगल में आकर बैठ गया।
यहाँ अकेली क्यों बैठी हो माही? राघव की आवाज़ पर माही अपने ख्यालों से बाहर आई। आप यहाँ कब आए? माही ने पूछा। मैं तब आया जब तुम चांद में जाने की से तलाश कर रही थी, राघव ने कहा तो माही ने उसे असमंजस से देखा। अरे मजाक कर रहा हूँ, जस्ट चिल। तुम बताओ, तुम यहाँ अकेले बैठे क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कभी कभी मन करता है खुद के साथ अकेले बैठने का। माही ने नाचते हुए बंजारों को देखकर कहा। उसकी बात सुनकर राघव ने माही को एक नज़र देखा, फिर आगे देखते हुए बोला। माही, देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से तुम बिल्कुल चुप हो गई हो। सबसे अलग अलग रहने लगी हो, हमेशा ही किसी सोच में डूबी रहती हो। कोई परेशानी है क्या माही? ये सुनकर माही राघव को हैरानी से देखने लगी। माही, हम दोस्त हैं, तुम मुझसे अपने मन की बात या परेशानी शेयर कर सकती हो। राघव ने माही के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है, बस घर से दूर यहाँ आ गए हैं ना, तो पापा की याद आ रही थी, तो फोन पर बात कर लो उनसे। कॉल किया था लेकिन बात नहीं हो पाई। ओ, यहाँ पर नेटवर्क आता जाता रहता है ना, कोई बात नहीं, कल ट्राई कर लेना, राघव ने कहा तो माही ने हाँ में सिर हिला दिया। सारिका ने जब माही के पास राघव को बैठा देखा तो उसे माही पर बहुत गुस्सा आया। ये माही कितनी चालू है, मेरे राघव को कैसे फंसा रही है, एक मौका नहीं छोड़ती, सारिका ने कहा और उनकी ओर चली आई। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सारिका बोली। कुछ नहीं, बंजारों का गाना सुन रहे थे, राघव ने कहा। यहाँ बैठकर? हाँ, क्यों, यहाँ बैठकर नहीं सुन सकते क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, वैसे भी माही की तो आदत है अकेले में लोगों से मिलने की, सारिका ने तंज कर कहा। क्या मतलब? माही को उसका लहजा थोड़ा अजीब लगा। अरे कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह देती हूँ, सारिका ने बात बदल दी। तभी रिया वहां आई। माही, चलना, यहाँ क्या कर रही है? रिया ने कहा तो सारिका के चेहरे पर तंज भरी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर माही को बहुत गुस्सा आया और गुस्से से बोली। क्या है, जिसे देखो वही पूछ रहा है यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ क्या कर रही हो? अब क्या मैं अपनी मर्जी से कहीं अकेले बैठ भी नहीं सकती क्या? मैंने ऐसा कब कहा माई, तू नाराज क्यों रही है? मैं तो बस ऐसे ही। रिया अपनी बात पूरी करती उसके पहले माई वहां से अपने टेंट में आ गई। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, माई ने टेडी बियर को देखकर कहा, जो उसे कबीर ने ही दिया था। वो गुस्से में टेडी बियर पर मुक्के बरसाने लगी, जैसे अपना सारा गुस्सा कबीर पर उतार रही हो। बस कर, टेडी है, कबीर नहीं, तू थक जाएगी। रिया की आवाज़ पर माही ने मुड़कर देखा तो रिया मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। क्या कहना चाहती हो तुम? माही बोली। यही कि अगर गुस्सा उतारना है तो जाकर उस पर उतार जिस पर आ रहा है, इस बेजान पर नहीं। तुम चुप रहो, कुछ नहीं जानती तुम, माही मुंह बनाकर बोली। तो बताओ ना, पिछले कई दिनों से देख रही हूँ, बदली बदली सी लग रही हो, परेशान रहती हो, कुछ कहा भी नहीं तुमने मुझसे, रिया ने कहा तो माही नजरें चुराने लगी। देख, नहीं बताना तो मत बता, मैं फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम उदास हो ये दूसरों को मत दिखाओ, वरना लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। तू समझ रही है ना? रिया समझाते हुए बोली। तुम सारिका के बारे में कह रही हो ना? हाँ, बिल्कुल सही समझी, दिमाग है लड़की में, रिया उसकी पीठ थपथपाकर बोली। यार, इस सारिका की प्रॉब्लम क्या है समझ नहीं आता, कभी कभी वो जो कुछ भी बोलती है ना, ऐसा लगता है मुझे किसी बात के लिए टोंट मार रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पाती हूँ कि वो कहना क्या चाहती है। हाँ माही, तो ठीक कह रही है, सारिका कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी है आजकल। रिया भी सोचने लगी। चल छोड़ उसको, ये बता, अपने सैया जी से बात हुई तेरी? रिया बात बदलते हुए बोली। नहीं, यहाँ नेटवर्क ढंग से नहीं आता तो बात नहीं हो पाई। अब तो 1 महीना होने को आ गया है, यहाँ बहुत दिन हो गए उन्हें सुने उन्हें देखे। माई खोए हुए ही बोली। तो मैडम मिस कर रही हैं अपने पति को? रिया ने शरारत से कहा तो माही मुस्कुरा दी, लेकिन अगले ही पल दिव्या और कबीर के बारे में सोचकर मुस्कान फीकी पड़ गई। इधर कबीर लगभग 1 महीने बाद यूएस से इंडिया लौट रहा था। वो काम में ऐसा उलझा कि उसे माही से बात करने का मौका ही नहीं मिला। उस पर माही का फ़ोन अक्सर नेटवर्क में नहीं रहता। अपने आदमियों से बात कर वो माही की सारी खबर लेता रहता। उसे पता था कि माही इस समय राजस्थान में है, यूएस से वो सीधा माही के पास ही आ रहा था। दूसरी तरफ माही कैंप में मन लगाकर काम करती, उसके सौम्य स्वभाव और मीठी बोली की वजह से वो वहाँ सबकी फेवरेट बन गई थी। सारिका को उससे अंदर ही अंदर बहुत जलन होती थी। एक रात माही रेत के टीले पर बैठी कुछ सोच रही थी, और वहीं उससे कुछ दूरी पर खड़ा कबीर उसे जी भरकर देख रहा था। पूर्णिमा के चांद की रोशनी में उसका चेहरा कुंदन सा दमक रहा था। उसके बाल हवा से बार बार उड़कर चेहरे पर आते, जिन्हें वो बहुत प्यार से अपनी उंगलियों से हटाती। वो सामने फैले रेत के समंदर को देखती। कबीर अपने दोनों हाथ बांधे एकटक उसे देख रहा था। आज माही को देखकर उसकी आंखों को सुकून मिल रहा था। तभी उसके पास दो बंजारन लड़की आई।
बाईसा अठे अकेली काहे करो हो? एक बंजारण बोली। कुछ नहीं, बस इस रेत पर हवा से बजने वाले संगीत को सुन रही हूँ। माही मुस्कुराते हुए बोली। संगीत? ओहो, तो बाईसा तने पसंद है गाणो? तो था भी महारा संगालो। मैं? माही हैरानी से बोली। बंजारण लड़कियों ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और थोड़ी दूरी पर बैठे अपने साथियों को आवाज लगाई। ये हरिया, ये माखन अठयाव। उसके बुलाने पर उनकी टोली आ गई और उन दोनों बंजारों ने गाना शुरू किया, साथ साथ नाचना भी। जाने कौन घड़ी में निकले साजन घर से, मैं घूंघट में जल गई कितने सावन बरसे, मेरी प्यास ना बुझी रे बरसात माँ, बरसात माँ। दोनों ने माही को भी गाने का इशारा किया तो आगे की लाइन माही ने गाई। सूनी सेज पे सैया सारी रात में जागी, तेरे पीछे पीछे मेरी नींद तो भागी, मेरा चैन भी गया रे तेरे साथ माँ, तेरे साथ माँ। माही की आंखों से आंसू बहने लगे। माही का एक एक शब्द कबीर को सिर्फ दर्द का एहसास करा रहा था। कबीर का मन किया अभी दौड़कर जाए और माई को कसकर बाहों में भर ले, लेकिन किसी तरह वो खुद को संभाले वहीं खड़ा रहा। गाना खत्म हुआ तो बंजारे ने माही के पास आई। था तो गनों चौको गा लेती हो सा, लेकिन आवाज में दर्द है था कि अंदर तो इश्क की आग जल रही हो भाई सा, आग। लेकिन आग तो जला देती है, माही बोली। डरो कोनी, आग तो रोशनी भी दे है, बंजारन ने कहा और वहां से जाने लगी। फिर एक बंजारन लौटकर उसके पास आई और अपनी पोटली से एक धागा निकालकर माही को देते हुए बोली। वैसे तो था पढ़े लिखे हो सा, इसमें अंधविश्वास ही मानेंगे, लेकिन हम बंजारों की आस्था है ये, आप जिसे चाहते हो ना उसे ये बांध देना। था दोनों कभी अलग ना होगे। ये बोलकर बंजारन चली गई और माही ने उसका दिया हुआ धागा अपने माथे से लगाकर मुट्ठी में दबा लिया। माही, तुम क्या हो? मैं तुम्हें समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ? तुम खुद ही तो मुझसे नाराज थी, फिर ये सब क्या है? क्या मेरा दूर जाना तुम्हारे लिए इतना तकलीफ दे था? तो ये नाराजगी क्यों माही? अब तुमसे मिलने का समय आ गया है, कबीर ने कहा और उसके पास आने लगा कि राघव को माही के पास आते देख उसके कदम रुक गए। उसने सोचा था यूएस से आते ही माही को मिलेगा, लेकिन नहीं हो पाया। माही से मिलने की बेकरारी तो उसके मन में भी थी, इसीलिए वो दिल्ली न जाकर यहाँ आया था। कबीर ने कुछ देर माही और राघव को बात करते देखा, फिर बिना माही से मिले लौट गया। माही, तुम फिर से अकेली यहाँ बैठी हो? राघव ने कहा तो माही ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। बस ऐसे ही। चलो अब बहुत रात हो गई, राघव ने कहा और जाने लगा। राघव, क्या कभी तुमने किसी से प्यार किया है? माही के अचानक से इस सवाल से राघव चौंक गया। उसने पलटकर माही को देखा। बोलो, क्या कभी तुमने प्यार किया है किसी से? राघव माही के पास आया और उसकी आंखों में देखकर बोला। आज अचानक से ये सवाल क्यों? ऐसे ही मन में सवाल आया। बोलो ना, मैं जानना चाहती हूँ। पहली बात मैडम, प्यार हो जाता है किसी से कहीं भी कभी भी। प्यार सोच समझकर किया नहीं जाता। सही कह रहे हो। प्यार तो हो जाता है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। माही, क्या हुआ? तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से बहुत उदास सी रहने लगी हो। राघव ने उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा। कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बस ऐसे ही मन में बात आई तो पूछ लिया है। वैसे कुछ और पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। माही ने राघव की ओर देखा और बोली। अगर आपकी लाइफ के दो इम्पोर्टेंट लोग जो आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हों, वो आपसे झूठ बोले और कुछ छिपाएं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ये सुनकर राघव ने माही को पहले तो सवालिया नज़रों से देखा। माही ने नज़रें झुका ली। माही, ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है किन परिस्थिति में वो आपसे झूठ कह रहे हैं। हो सकता है बात उतनी बड़ी हो ही ना जो हम समझ रहे हैं, या फिर हो सकता है बात सच में बड़ी हो जिसे सही वक्त आने पर तुम्हें खुद पता चल जाए, या वो खुद तुम्हें बता दें। अगर वो लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे करीब हैं, तो बेहतर है उनसे बात करो। खुद से मन में गलतफहमियां पालने से अच्छा है क्लियर करो। इससे तकलीफ भी नहीं होगी और रिश्ते भी खराब नहीं होंगे, राघव ने कहा और फिर से माही की ओर देखा। शायद तुम सही कह रहे हो, माही ने आगे देखते हुए कहा। अब चलें, बहुत रात हो गई है और ठंड भी बढ़ रही है, राघव ने कहा तो माही ने सिर हिलाया और अपने हाथ झाड़कर उठकर उसके साथ चल दी। दोनों को एक बार फिर साथ देखकर सारिका माही को गुस्से से घूरने लगी। इस माही का कुछ न कुछ करना होगा, उसने मन ही मन सोचा। राघव से बात कर माही के बेचैन मन को कुछ हद तक शांति मिल गई थी। उसने सोच लिया था कि वो कबीर से इस बारे में सीधे सीधे सवाल करेगी। दूसरे दिन सभी को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया। उन्हें आसपास की बस्तियों में मेडिकल अवेयरनेस के लिए जाना था। सारिका ने किसी तरह तिकड़म भिड़ाकर माही के ग्रुप में जाना तय करवा लिया। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये बस उसे ही पता था। रिया भी अलग ग्रुप में थी, वहीं राघव का भी अपना अलग ग्रुप था। हर टीम के साथ एक सीनियर और दो जूनियर, इस तरह से डिवाइड कर दिया गया
माई की टीम में अमन और सारिका थे। तीनों निकल गए अपने गंतव्य की ओर। सुबह के निकले माही, सारिका और अमन काफ़ी थक गए। अमन ने देखा अभी कुछ ही घर बाकी हैं जो उनके लिस्ट में थे। सिर्फ कुछ ही घर बाकी हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करके लौट सकते हैं। अमन ने कहा, हाँ अमन जी, चलिए जल्दी से कंप्लीट करते हैं, माही बोली और आगे आगे चलने लगी। सारिका अमन के पास आई और उसे दूसरी ओर इशारा करके बोली, अमन एक सजेशन है। क्या? अमन चलते चलते बोला, यही कि अगर तुम दूसरी ओर से जाकर स्टार्ट करो और हम दोनों यहाँ से, तो काम जल्दी हो जाएगा और हम लोग और जल्दी जाएंगे वापस। गुड आइडिया। एक काम करो, तुम दोनों यहाँ देखो, मैं वहाँ देखता हूँ। ये बोलकर अमन दूसरी तरफ चला गया। माही आगे आगे चलती जा रही थी। उसे पता ही नहीं था कि अमन वहाँ नहीं है। उसने जब पलटकर देखा तो अमन को ना देखकर सारिका से सवाल किया, अरे वो तो हमें उस रेत के मैदान में आने का बोल गया है, कह रहा था वहाँ भी कुछ झुग्गी हैं। सारिका ने तुरंत कहा। अच्छा, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं मेंशन। माही ने हाथ का कागज देखकर कहा। माही कोई बात नहीं, हम खुद से ऐड कर लेंगे, वैसे भी ये तो पुण्य का काम है, इट्स ए नोबल वर्क। सारिका बात बनाते हुए बोली, हाँ ठीक कहा तुमने, तो फिर चलें? हाँ चलो। माही सारिका की बताई गई जगह की ओर चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद माही ने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा। चारों तरफ रेत ही रेत थी और कुछ नहीं। कहाँ है अमन? मैं तो थक गई। माही अपने हाथ घुटनों पर रखकर थोड़ा झुककर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। हाँ पता नहीं कहाँ है, कहा तो यहीं का था। सारिका ने भी चारों तरफ देखकर कहा। सारिका ने माही को देखा, फिर अपने साथ ली हुई पानी की बोतल माही की ओर करते हुए बोली, एक काम करो, थोड़ा पानी पीकर रिलैक्स करो, फिर चलते हैं। माही ने सारिका को देखकर पानी की बोतल ले ली। थैंक्स, माही मुस्कुराकर बोली और गट गट कर सारा पानी पी गई। उसके पानी पीते सारिका के होंठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। दोनों अभी कुछ दूर ही चली थी कि माही का सिर चकराने लगा। उसने सारिका की ओर देखा और बामुश्किल से बोल पाई, सारिका मेरा सिर भारी हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सारिका जहरीली मुस्कान लिए उसकी ओर देख रही थी। सारिका, माही हैरानी से बोली, क्या सारिका? हाँ क्या सारिका? तुम हर समय ये महान और अच्छी बनने का दिखावा क्यों करती हो, जबकि तुम्हारी असलियत मैं अच्छे से जानती हूँ। सारिका गुस्से से बोली। माही उसे हैरानी से देखने लगी। उसे सारिका की बातें समझ नहीं आ रही थी। क्या हुआ, समझ नहीं आया? ओ बहुत भोली हो ना तुम, लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। तुम क्या हो अच्छे से जान गई हूँ। एक तरफ तुम मेरे राघव से चिपकती रहती हो और दूसरी तरफ उस अमीरजादे कबीर को भी फांस रखा है। वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी काबिलियत की। सारिका ताली बजाते हुए बोली। माही अब भी उसे असमंजस से देख रही थी। तुम्हें पता है राघव को कितना पसंद करती हूँ मैं, प्यार करती हूँ उससे, लेकिन वो तो तुम्हारे पीछे दीवाना है। जब भी बात करो तो घूम फिर कर तुम्हारे बारे में ही बात करता है। जब भी वो तुम्हारी तारीफ करता है ना, तो आग सी लग जाती है मेरे अंदर। लेकिन अब नहीं, अब बस सब सही होगा। माही अब तक जमीन पर गिर चुकी थी। सारिका उसके पास बैठते हुए बोली, इस पानी में मैंने हाई डोज सेडेटिव्स मिलाया था, अब तुम चैन की नींद सो जाओ। यहाँ इस रेगिस्तान की गोंद पे, यहाँ अक्सर रेत के तूफान आते रहते हैं, इनमें तुम दफन हो जाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस सुनसान रेगिस्तान में दूर दूर तक तुम्हें कोई नहीं दिखाई देगा सिवाय गिद्धों के। अगर जिंदा रही तो तुम्हें नोच नोच कर मार डालेंगे और अगर मर गई तो तुम्हारी लाश को नोचेंगे। कितना आसान था ना तुम्हें रास्ते से हटाना। गुड बाय स्वीट ड्रीम्स। सारिका कुटिलता से बोली और वहां से गुस्से से चली गई। माही की आंखें अब तक बंद हो चुकी थी। सारिका जल्दी जल्दी वहां से वापस कैंप आ गई और सीधा अपने टेंट में जाकर खुद को शांत करने लगी। उसने जो किया इसका डर तो उसे भी कहीं न कहीं था, लेकिन कभी-कभी हम अपनी भावनाओं के वशीभूत हो अपनी ज़िद में ऐसा कर जाते हैं जिसका पश्चाताप हमें बाद में होता है। धीरे-धीरे सभी टीम वापस आ चुकी थी। अमन भी माही और सारिका को ढूँढते हुए आखिर थक-हार कर वहाँ पहुँच ही गया। सभी अमन को अकेले देखकर उससे सवाल करने लगे। अमन, सारिका और माही कहाँ हैं? राघव ने पूछा। कहाँ हैं मतलब? वो तो मेरे साथ नहीं थी, मुझे लगा यहाँ वापस आ गई होंगी। अमन ने आश्चर्य से कहा। नहीं, दोनों यहाँ नहीं है, रिया ने कहा। उसी समय सारिका अपने टेंट से बाहर आई। सभी की नज़र उस पर गई। उसे देखकर सबकी जान में जान आई। अमन तुरंत सारिका के पास आकर बोला, तुम दोनों यहाँ मुझे बिना बताए आ गई। पता है कितना ढूंढा मैंने तुम दोनों को। अगर आना ही था तो बता देती एक बार। दोनों दोनों कौन? अमन, मैं तो अकेली आई हूँ, माही तो तुम्हारे साथ थी ना। सारिका भोली सी शक्ल बनाकर अनजान बनते हुए बोली। तो एक बार फिर सबको झटका लगा। अमन को तो अब गुस्सा आ गया। उसने सारिका की बाहें पकड़कर झकझोरते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं अकेला था, माही तुम्हारे साथ थी।
हाँ, मैं और माही साथ थे, लेकिन बीच में ही मेरी तबीयत खराब होने लगी तो माही ने ही मुझे वापस कैंप आकर आराम करने को कहा और वो तुम्हारे साथ आ जाएगी, ऐसा उसने कहा तो मैं आ गई। मैं तो तब से टेंट में सो रही थी, ये तो शोर से मेरी नींद खुली। सारिका की बातें सुन अब तो सब सकते में आ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सारिका माही तो मुझसे मिली ही नहीं। मैं तो खुद तुम दोनों को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ, अमन ने घबराते हुए कहा। राघव और रिया ने एक दूसरे को देखा। दोनों के मन में किसी अनहोनी की आशंका का डर था, जो उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। राघव, हमें माही को ढूंढना होगा, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं, रिया बोली तो राघव ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और से ढूंढने के लिए जाने लगे। ये देखकर सारिका को कुछ घबराहट सी होने लगी। उसने खुद को संभाला और बोली, रिलैक्स यार, बच्ची नहीं है वो, आ जाएगी अपने आप, इतना क्यों परेशान हो रहे हो। उसका बेपरवाही से बोलना किसी को पसंद नहीं आया। रिया ने घूर कर देखा तो उसने मुंह फेर लिया। सारिका, शाम ढल रही है, अंधेरा होने को आया है, यहाँ अक्सर रेत के तूफान भी आते हैं, ऐसे में माही कहाँ होगी, किस हालत में होगी, हमें नहीं पता, हमें उसे ढूंढना ही होगा, राघव ने कहा और रिया के साथ चला गया। कैंप के सभी लोग माही को ढूंढने यहाँ वहाँ जाने लगे। तब तक माही के गार्ड्स को भी इसकी खबर हो गई थी। उनसे अपने काम में कोताही हुई थी, इस बात को वो भी समझ रहे थे, लेकिन कबीर के ऑर्डर्स ही ऐसे थे कि वो माही पर दूर से ही नज़र रखें, उसके आसपास बिल्कुल ही ना जाएं जब तक उन्हें माही के बारे में कुछ पता चलता। सारिका अपनी चाल चल चुकी थी, अब कबीर को बताना भी ज़रूरी था। गार्ड ने कबीर को फ़ोन लगाया। हाँ बोलो रोहन, कबीर ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। सर, मैम कहीं नहीं मिल रही, रोहन ने डरते हुए कहा। क्या मतलब, कबीर एकदम से उठ खड़ा हुआ। सर, मैम पास ही बंजारों की बस्ती में गई हुई थी, लेकिन वहां से वापस नहीं आई, सब उन्हें ढूंढ रहे हैं और हम भी। रोहन ने घबराते हुए विस्तार से सब कुछ बता दिया। क्या बकवास है, वो गायब कैसे हो सकती है, और तुम लोग कहाँ थे, कबीर गुस्से से बोला। सॉरी सर, लेकिन आपके ही ऑर्डर्स थे कि मैम से दूर रहें, जब तक ज़्यादा ज़रूरी ना लगे उनके पास ना जाएं, रोहन बोला। मैंने उससे दूर रहने के लिए इसलिए कहा था कि उसे ऐसा ना लगे कि उस पर नज़र रखी जा रही है। तुम दोनों को उसकी प्रोटेक्शन के लिए रखा गया था, लेकिन तुम दोनों तो। सॉरी सर, लेकिन हम मैम को ढूंढ लेंगे। मैं आ रहा हूँ, वो लास्ट किसके साथ गई थी और कौन सी जगह, मुझे बताओ। सर, वो अपनी टीम के 2 लोग अमन और सारिका के साथ यहीं से थोड़ी दूर बंजारों की बस्ती में गई थी। तुम बस्ती पहुंचो, मैं आ रहा हूँ, कबीर ने कहा। कबीर को इस समय माही को लेकर बहुत बेचैनी हो रही थी। कहीं उसे कुछ हो ना गया हो, ये ख्याल उसकी जान ले रहा था। प्लीज़ भगवान, उसे मुझसे मत छीनना, मेरी ही गलती है, वो मेरे साथ रहना चाहती थी और मैं ही उसे बार बार खुद से दूर कर रहा था। उसे कुछ ना हो भगवान, मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते आप मुझे। वो मन ही मन जाने कितनी प्रार्थना दुआएं मांगने लगा। कबीर को इतना परेशान देखकर सुमित उसके पास आया। उसकी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। कबीर गाड़ी में बैठा, साथ ही सुमित भी। कुछ ही देर में वो बस्ती पहुंच गए। वहां रोहन पहले से मौजूद था। क्या अपडेट है रोहन, कबीर ने पूछा। सर, बस्ती वालों से पूछ लिया, इनका कहना यही है कि मैम उन दोनों के साथ आई थी। फिर किसी को कुछ खास नहीं पता, लेकिन एक औरत ने बताया कि उसने मैम और एक लड़की को आखिरी बार साथ देखा था। कौन थी वो लड़की, उसका नाम सारिका है। तो फिर उससे पूछताछ करो, कबीर ने कहा तो रोहन उसे हिचकिचाते हुए देखने लगा। क्या देख क्या रहे हो, जो कहा है वो करो, कबीर ने गुस्से से कहा। सर, वो एक स्टूडेंट है, वो भी मेडिकल, ऐसे कैसे पूछताछ करें, सब सवाल करेंगे, कॉलेज अथॉरिटी को क्या जवाब देंगे, रोहन ने सिर झुकाकर कहा। आई नो तुम क्या कहना चाहते हो, तुम एक काम करो, तुम ढूंढो, मैं वहां जाता हूँ। तक सुमित सारा मामला जान चुका था। कबीर के गुस्से से वो भी पूरी तरह वाकिफ था। अगर माही नहीं मिली तो उसके अंजाम क्या हो सकते हैं, इसी डर से सुमित कांप गया। कबीर खुद कैंप में पूछने जा रहा था, इससे सुमित और घबरा गया। सर, आप खुद वहां जाओगे, सुमित ने पूछा तो कबीर ने एक बार उसे घूरा। सुमित सहम गया। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे बस मेरी माही सही सलामत चाहिए, कबीर ने कहा और गाड़ी में आ गया। पीछे पीछे सुमित भी भागते हुए आकर गाड़ी में बैठ गया। सर, आप फिक्र मत करो, हम ढूंढ लेंगे मैम को, लेकिन इस तरह से आपका सबके सामने आकर इस मामले को हाथ में लेना सही नहीं है। ऐसे तो जिस बात को आप छुपा कर रखना चाहते थे वो सबके सामने आ जाएगी, सुमित ने शांत लहजे में कहा। आई जस्ट डोंट केयर सुमित, ये सब मैंने उसी के लिए किया था, उसी की सेफ्टी के लिए, लेकिन जब वही सेफ नहीं है तो मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। कबीर के गुस्से में इस बार सुमित को माही के लिए फिक्र भी महसूस हो रही थी। इधर कैंप में सभी माही को ढूंढकर परेशान हो गए थे। अंधेरा होने को था, इसलिए सभी वापस आ गए थे। रिया का तो रो रो कर बुरा हाल था, उसे माही के लिए बहुत डर लग रहा था। वो राघव के गले लगकर रो पड़ी। राघव, अब क्या करें, कहाँ ढूंढें उसे, ऐसे कैसे वो कहीं जा सकती है, वो ठीक तो होगी ना, उसके साथ ज़रूर कुछ हुआ है, कहीं उसके साथ कुछ बुरा। रिया आगे कुछ बोलती उसके पहले राघव ने उसके होंठों पर हाथ रखकर नाम में गर्दन हिला दी।
रिया एकटक उसकी आंखों में देखने लगी। वहीं खड़ी सारिका ने जब ये देखा तो उसे रिया पर बहुत गुस्सा आया। ओ गॉड, पहले वो माही अब ये रिया, लगता है इसका भी कोई इलाज करना पड़ेगा। सारिका मन ही मन सोचने लगी। वो उन दोनों के पास आई और रिया को लगभग खींचकर राघव से अलग करते हुए बोली, चिल यार, तुम लोग तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे कोई छोटी बच्ची है वो। चली गई होगी कहीं, आ जाएगी अपने आप, सारिका ने बेपरवाही से कहा। माही को लेकर सब परेशान थे, सबको उसकी फिक्र थी सिवाय सारिका के। उसके चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। ये बात रिया के साथ साथ अमन को भी खटक रही थी। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं उसकी? यहाँ सारे लोग परेशान हैं और तुम चिल करने के लिए कह रही हो? तुम रिलैक्स कैसे रह सकती हो? रिया ने कहा तो सारिका सकपका गई। वो संभलते हुए बनावटी हंसी हंसते हुए बोली, नहीं, मेरा मतलब है वो कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जो गुम हो जाए। अरे भाई, रिस्पॉन्सिबल मेडिकल स्टूडेंट है वो, कहीं फंस गई होगी किसी काम में, आ जाएगी। अब यहाँ नेटवर्क भी तो नहीं आता कि कॉल करके इन्फॉर्म ही कर दे। मैं तो तुम लोगों को परेशान देखकर ये कह रही थी बस, और कोई बात नहीं। सारिका की इन चिकनी चुपड़ी बातों पर इस वक्त ज्यादा किसी का ध्यान नहीं गया। सभी माही के लिए परेशान थे। ये देखकर सारिका ने चैन की सांस ली, लेकिन रिया की नजरें फिर भी सारिका पर थी। रिया, माही मिल जाएगी, रिलैक्स, राघव ने कहा और रिया को वहीं बैठाकर खुद जाने लगा। उसके पीछे पीछे अमन और निखिल भी आ गए। तू कहाँ जा रहा है? राघव से पूछा। माही को ढूंढने, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, राघव बोला। अब अंधेरे में कहाँ ढूंढने का, कल देखते हैं। नहीं यार, कल तक बहुत देर हो जाएगी, राघव ने कहा और जाने लगा। अमन ने निखिल को इशारा किया। रुक, मैं भी चलता हूँ, निखिल ने कहा और उसके साथ आ गया। अमन लौटकर रिया के पास आ गया। रिया को माई की बहुत फिक्र हो रही थी और अमन उसे सब ठीक होगा बोलकर दिलासा दे रहा था। तभी रिया को कबीर का ख्याल आया और अचानक उसके मुंह से निकला, अगर कबीर को पता चला तो क्या होगा? उसके मुंह से कबीर का नाम सुनकर अमन उसे हैरानी से देखने लगा। कबीर? अमन के चेहरे पर सवाल या भाव आ गए। कौन कबीर? अमन ने पूछा। कोई नहीं, कोई नहीं। रिया हड़बड़ा गई। नहीं, तुमने कबीर कहा, मैंने सुना। कहीं तुम उस द कबीर राजपूत की तो बात नहीं कर रही जो हमें सिमरन की शादी में मिला था, जो अर्जुन का दोस्त है? उसका माई से क्या लेना देना? अमन ने पूछा और रिया के चेहरे पर आए भावों को ध्यान से देखने लगा। बोलो। रिया को चुप देखकर उसने दोबारा पूछा। रिया कुछ कहती उससे पहले वहां एक गाड़ी आकर रुकी। सबने उस तरफ देखा तो गाड़ी में से बिना देर किए कबीर बाहर आया और उसके पीछे पीछे सुमित भी। कबीर को देखकर रिया को कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन अमन हैरानी से कबीर को देखने लगा और फिर रिया को देखने लगा। कबीर के चेहरे पर इस समय गुस्सा और साथ ही साथ माही को लेकर फिक्र थी। कबीर को देखकर कैंप के हेड सर जल्दी से उसके पास आए। मिस्टर राजपूत, आप अचानक यहाँ? कबीर ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा रिया के पास आया। क्या हुआ था, मुझे डिटेल में बताओ, कबीर ने सवाल किया। उसे देखकर रिया एक बार फिर भावुक हो गई। वो रोते हुए बोली, आई एम सॉरी मिस्टर राजपूत, मैं उसके साथ नहीं थी, लेकिन उसके साथ सारिका और अमन थे और उन दोनों ने बताया कि। इतना बोलकर उसने सारी कहानी कह सुनाई। अमन उसे संभाल रहा था। कबीर ने एक नज़र अमन को देखा तो अमन ने भी अपने साइड की स्टोरी कबीर को बता दी। सभी को हैरानी हो रही थी। ये किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कबीर का माही से क्या लेना देना है। सभी के मन में कई सवाल थे, लेकिन सारिका के चेहरे पर घबराहट थी। कबीर को देखकर सारिका के चेहरे पर घबराहट थी। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि माही को ढूंढने कबीर यहाँ तक आ जाएगा। उसे लगा था कि कबीर और माही का कोई टाइम पास रिलेशनशिप होगा। सारिका इन्हीं ख्यालों में थी कि अमन और रिया की बात सुनकर कबीर अब सारिका के पास आया। उसे देखकर सारिका के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। घबराहट से उसका चेहरा फीका हो गया। तो मिस सारिका, मैं ज्यादा सवाल नहीं करूंगा, बस एक सवाल, माही कहाँ है? कबीर की आंखों में गुस्सा देखकर सारिका घबरा गई। और झूठ तो तुम बोलना मत, क्योंकि आखिरी बार वो तुम्हारे साथ ही देखी गई थी, उस बस्ती की एक लेडी ने बताया, कबीर ने कड़े शब्दों में कहा। सारिका ने किसी तरह खुद को संभाला और हिम्मत करते हुए बोली, जो सच था वो मैंने बता दिया। और आपको किसने परमिशन दी मुझसे ऐसे सवाल करने की? आप होते कौन हैं? हमारे कॉलेज के मामले में पढ़ने वाले, हम सब उसे ढूंढ रहे हैं। सारिका के हाव भाव और उसका चेहरा देखकर कबीर को उस पर जो शक था वो और पक्का हो गया। कबीर ने सुमित को इशारा किया तो सुमित उसकी ओर बढ़ने लगा। उसे अपनी ओर आता देख सारिका घबरा गई। मिस्टर राजपूत, ये क्या हो रहा है? इसे रोको। ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है? सारिका पीछे जाने लगी तो कबीर के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? सारिका ने अपने कैंप हेड की ओर देखकर कहा। वो कबीर से कुछ कहता उसके पहले कबीर ने उसे घूरा। सर की हिम्मत ही नहीं हुई उसके आगे कुछ बोलने की। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन मेरे आदमियों को ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। वो सच उगलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कबीर बोला।
मिस्टर राजपूत, आप मुझे ऐसे डरा नहीं सकते। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी आपकी। ओह पुलिस, थैंक्स याद दिलाने के लिए। सुमित, पुलिस को फ़ोन लगाओ और यहाँ बुलाओ। अब तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो ही मुंह खोलेगी ये मैडम। ये सुनकर सारिका और घबरा गई। तुम क्यों इस मैटर के बीच में पड़ रहे हो? मैं जानती हूँ तुम्हारा और माई का चक्कर चल रहा है ना। अरे माई तो है ही चीप लड़की। एक तरफ तुम्हें फंसा रखा है, एक तरफ मेरे राघव को। उसका तो लौट कर ना आना ही अच्छा है, वरना पता नहीं कितनों को अपनी भोली शक्ल और खूबसूरती के जाल में फंसाएगी। ब्लडी चीपो। सारिका ने जैसे ही ये कहा, उसके गाल पर एक करारा थप्पड़ पड़ने ही वाला था कि कबीर ने अपना हाथ हवा में ही रोक लिया और गुस्से से गरजा, बस बकवास बंद करो अपनी। अगर माही के खिलाफ एक शब्द और कहा ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा और माही का क्या रिश्ता है, ये मुझे तुम्हें या किसी और को बताने की जरूरत नहीं। अगर अपनी सलामती चाहती हो तो बताओ माही कहाँ है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम लड़की हो इसलिए ज्यादा सख्त नहीं हूं तुम्हारे साथ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो इस हरकत के लिए अपनी जान की भीख मांग रहा होता मेरे कदमों में। ये देखकर सारिका के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। वाह, मानना पड़ेगा माई को, क्या खूब दीवाना बनाया है तुम्हें अपना। उसने तुम्हें कैसे रिझाया, जरा डिटेल में बताएंगे? लड़की, अपनी जुबान को लगाम दो, कबीर गर्जा। ये देखकर सारिका के साथ साथ सभी सहम गए। वहीं सुमित मन ही मन सारिका की खैर मांगने लगा। ये लड़की मरना चाहती है क्या? सुमित मन ही मन बोला। सारिका अंदर से तो बहुत घबरा रही थी, लेकिन ऊपर से खुद को संभाल कर वो कुछ बोलने को हुई। तब तक इस बार उसके गाल पर थप्पड़ पड़ चुका था जो रिया ने मारा था। सारिका अपने गाल पर हाथ लगाए उसे गुस्से से देख रही थी। हाउ डेयर यू, सारिका गुस्से से बोली। ऐसे, रिया ने एक और थप्पड़ मारकर कहा। मिस्टर राजपूत का हाथ तो तुम लड़की हो ये देखकर रुक गया, लेकिन मेरा नहीं रुकेगा। बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ तुम्हें, पहले सिर्फ शक था, लेकिन अब तो पूरा यकीन हो गया कि तुम्ही ने कुछ किया है। बता मेरी माई कहाँ है, बता। मिस्टर राजपूत, पुलिस को फ़ोन कीजिए, रिया ने कहा। अब तक सारा माजरा उनके कॉलेज के सर भी समझ चुके थे। वो सारिका से बोले, सारिका अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो बताओ, पुलिस तक बात जाएगी तो कॉलेज का नाम खराब होगा, और ऐसे में तुम्हें कॉलेज से रेस्टिकेट किया जाएगा, तुम्हारा भी करियर खराब हो जाएगा। ये सुनकर सारिका गुस्से से सबको घूरने लगी। कबीर ने अपने आदमियों को इशारा किया तो उसके एक आदमी ने अपनी गन निकालकर सीधा सारिका के माथे पर लगा दी। बोल मैम कहाँ है, गार्ड बोला। सारिका की तो जान हलक में आ गई। गार्ड ने ट्रिगर दबाया ही था कि सारिका बोली, मैं बताती हूँ, प्लीज मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। कबीर उसके पास आया। सारिका ने कबीर को देखा, फिर घबरा कर नजरें नीची कर ली। उसने बोलना शुरू किया, मैंने माही को बस्ती के पीछे की तरफ कुछ दूरी पर सुनसान रेतीले मैदान पर बेहोश करके छोड़ दिया था। वो दोपहर से ही वहां पड़ी है। अब तक तो गिद्ध उसे नोच चुका होंगे या रेत में दफन हो गई होगी। ये सुनकर कबीर ने गुस्से से सारिका का गला पकड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माही के साथ ये करने की? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने अपनी जलन में मेरी माही को निशाना बनाया, ये तुमने ठीक नहीं किया। ये बोलकर कबीर की पकड़ सारिका के गले पर और कस गई। सुमित और अमन ने आकर कबीर का हाथ पकड़कर छुड़ाने की कोशिश की। सर इसे छोड़ दो वरना ये मर जाएगी। इस वक्त हमें जल्द से जल्द मैम को ढूंढना है। सर अंधेरा भी हो गया है। माही का नाम सुनकर कबीर ने उसे छोड़ दिया। सारिका अपना गला पकड़े अपनी उखड़ती सांसों को संभालने लगी और जोर जोर से खांसने लगी। तुम दुआ करो कि माही को कुछ ना हो, वरना तुम भी जिंदा नहीं बचोगी, कबीर ने कहा और गाड़ी में बैठकर उस जगह जाने लगा जो सारिका ने बताई थी। रिया उसके पास आई और बोली, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, हमने तुम्हें अपना दोस्त समझा। तुमने ये सब राघव के लिए किया, लेकिन जब राघव को पता चलेगा ना इस बारे में तो वो भी तुमसे नफरत करेगा। और वैसे भी माही तो राघव को सिर्फ अपना दोस्त समझती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सब करने से पहले एक बार बात तो कर लेती, लेकिन राघव तो माही को चाहता है। सारिका बोली, तो तो तुम माही को मार दोगी? तुम राघव की लाइफ में आने वाली हर लड़की को मार दोगी? ये प्यार नहीं, पागलपन है। यू आर ए सिक। ये जिद है तुम्हारी। प्यार पाने की जिद न कर, उसे पाने का इंतजार कर लेती। खैर मैं भी किसे समझा रही हूँ, रिया ने कहा और वहां से चली गई। अमन ने भी उसे हिकारत भरी नजरों से देखा और वो भी चला गया। एक एक करके सभी वहां से चले गए और सारिका अकेली रह गई। इधर कबीर माही को ढूंढने रेत के मैदान में आया। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, सिर्फ रेत ही रेत दिखाई पड़ रहा था। उसने अपने आदमियों को ढूंढने का इशारा किया और खुद भी ढूंढने लगा। माही, माही कहाँ हो तुम? वो जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनसान रेगिस्तान में गूंज रही थी। उसकी आवाज में दर्द और तड़प साफ महसूस की जा सकती थी। सुमित ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा। डोंट वरी सर, हम मैम को ढूंढ लेंगे, सुमित ने कहा तो कबीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। आंखों में अब तक ठहरे आंसुओं से दो बूंद गालों पर लुढ़क आई। कबीर और उसके आदमी बिजली की सी फुर्ती से रेत में यहाँ वहां माई को ढूंढ रहे थे। तेज चलती हवाओं की वजह से रेत उड़कर उनके नाक और आंखों में भी जा रही थी और अंधेरे में ढूंढना भी मुश्किल हो रहा था।
कबीर आखिर थककर एक जगह रेत पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। हर गुजरते पल के साथ माही के दूर जाने का ख्याल उसकी जान ले रहा था। प्लीज माही, मुझे छोड़कर नहीं जाना माही, मैं नहीं जी पाऊंगा। बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाया है, कहाँ हो यार, बस एक इशारा दे दो। बस एक इशारा, कबीर खुद से ही बोला। उसी समय एक हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा और उसके कानों में धीमी मगर साफ आवाज आई, मिस्टर राजपूत, मैं यहाँ हूँ। पी ने तुरंत आंखें खोली और बोला, माही। उसने इधर उधर नजरें घुमाई तो उसे पास ही रेत में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। कबीर दौड़कर वहां गया। उसने वहां की रेत हटाई तो किसी की उंगलियां दिखाई दी। वो पहचान गया, ये माही की उंगलियां थी। वो तुरंत वहां की रेत हटाने लगा और सुमित को आवाज लगाई। सुमित दौड़ता हुआ आया तो कबीर ने इशारा किया। उसका इशारा समझ सुमित ने भी सभी गार्ड्स को वहां बुला लिया। अब सभी मिलकर वहां की रेत हटाने लगे। कुछ ही मिनटों में रेत हट गई और माही का चेहरा कबीर को नजर आया। उसने तुरंत माही को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। माही, थैंक गॉड तुम मिल गई। माही, अपनी आंखें खोलो माही। कबीर ने माही के गाल थपथपाए तो माही ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। अपनी मुस्कुराती आंखों से कबीर को देख धीमी आवाज में कहा, मैं जानती थी आप मुझे ढूंढ लेंगे। ये बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। माही। कबीर ने उसे फिर से सीने से लगा लिया। सर, मैम को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, हमें देर नहीं करनी चाहिए, मैम की हालत बहुत ख़राब है। सुमित की आवाज़ से कबीर अपने होश में आया। हाँ हाँ, ये बोलकर वो माही को गोद में उठाकर गाड़ी तक आया और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। सुमित ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। सुमित जितनी तेज गाड़ी चला सकता था उसने उतनी तेज गाड़ी भगाई। पूरे रास्ते कबीर माही के चेहरे को निहार कर कभी उसकी हथेली मलता तो कभी उसका सिर सहलाता। तुम्हें कुछ नहीं होगा माही, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस हिम्मत रखो, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज 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 मुझे छोड़कर मत जाना माही। वहीं गाड़ी के शीशे में से कबीर को देखता सुमित मन ही मन बोला, सर अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, प्लीज भगवान मैम को कुछ मत होने देना। हमेशा मजबूत और अक्खड़ कबीर आज उसे पल पल टूटता नजर आ रहा था। उसका दर्द, उसकी तड़प सब माही के लिए थी। वही माही जिससे उसका अनचाहा बंधन जुड़ा था और आज चाहकर भी वो उससे अलग नहीं होना चाहता था। कुछ ही देर में कबीर की गाड़ी जैसलमेर के हॉस्पिटल पहुंची। माही को गोद में लिए कबीर गाड़ी से बाहर आया। वार्ड बॉय की मदद से उसे स्ट्रेचर पर लेटाया और माही को इमरजेंसी में ले जाया गया। अचानक से माही के वहां से जाने के बाद कबीर को लगा जैसे उसके आसपास की दुनिया जैसे थम गई हो। जैसे माही के अलावा उसका कोई नहीं हो। उसे अकेलेपन का अनुभव होने लगा। वो एकटक मिरर वॉल से डॉक्टर्स के बीच घिरी माही को देख रहा था। उसको इतना परेशान देखकर सुमित ने अभिनव को फ़ोन लगाया। अभिनव ने अपने फ़ोन में फ्लैश हो रहे नाम को देखा और घड़ी में देखकर बोला, ये इतनी रात को क्यों फ़ोन कर रहा है। बगल में लेटी महिमा की नींद भी फ़ोन की आवाज़ से खुल गई। कौन है, किसका फ़ोन है, आप उठाते क्यों नहीं। महिमा बोली, सुमित का है। सुमित का? हाँ, अरे उठाइए ना जल्दी, वैसे भी वो कबीर के साथ यूएस में है। वहाँ दिन होगा, हो सकता है कोई ज़रूरी बात हो, महिमा ने कहा तो अभिनव ने आखिरी रिंग में फ़ोन उठा लिया। सुमित, क्या बात है, सब ठीक है? कबीर तो ठीक है ना? सर आप भाभी को लेकर यहाँ आ जाइए, सुमित बोला। कहाँ, यूएस? क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो सुमित? यूएस नहीं, जैसलमेर। वो माही मैम हॉस्पिटल में है और सर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। उन्हें आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोग जल्दी आ जाइए। सुमित बोला, क्या माही हॉस्पिटल में है, क्या हुआ उसे? अभिनव ने कहा। ये सुनकर महिमा, जो अब तक नींद से ऊँग रही थी, उसकी पूरी नींद उड़ गई। घबराकर उसने तुरंत अभिनव से फ़ोन लेकर फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। मैं आपको सब बताता हूँ सर, लेकिन आप लोग पहले यहाँ आ जाइए, कबीर सर को किसी अपने की ज़रूरत है। सुमित, कबीर को फ़ोन देना। महिमा की आवाज़ आई। जी भाभी, सुमित ने कहा और कबीर के पास आया। उसने कबीर की ओर फ़ोन बढ़ा दिया। कबीर ने उसे देखा तो सुमित ने फ़ोन लेने का इशारा किया। कबीर ने फ़ोन कान से लगाकर बड़ी मुश्किल से कहा, हेलो कबीर। वहाँ से महिमा की आवाज़ आई, भाभी माँ, वो माही। कबीर का गला भराया, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। कबीर, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। तुम जैसा प्यार करने वाला पति जब उसके साथ है तो उसे कुछ कैसे होगा। तुम घबराओ मत, हम कुछ ही घंटों में तुम्हारे पास होंगे। समझे, बिल्कुल मत घबराना, हिम्मत से काम लो, हम आ रहे हैं। महिमा ने बहुत प्यार से कहा। जी भाभी माँ, कबीर ने कहा और फ़ोन सुमित को पकड़ा दिया। सुमित, तुम कबीर के साथ ही रहोगे, हम लोग आ रहे हैं, महिमा ने कहा और फ़ोन काट दिया। जल्दी चलिए, हमें अभी निकलना है, मैं अपने कबीर को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मेरा बच्चा तकलीफ में है, हमें इस समय उसके साथ होना चाहिए। महिमा हड़बड़ाते हुए उठी और अलमारी से कपड़े निकालने लगी। उसकी घबराहट उसकी कांपती आवाज़ से साफ पता चल रही थी। अभिनव ने उसकी कलाई पकड़ खींचकर अपने सीने से लगा लिया। महिमा बिफर पड़ी, उसकी बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। टू बी कंटिन्यू।